हाय दोस्तों। जो हमारी एनसीईआरटी की वस्तुनिष्ठ की श्रृंखला चल रही थी उसको आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज अध्याय 7 है, मौर्योत्तर काल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोश या साइरस के बाद हकमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पर्सियोलिस एवं नक्शरुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 2। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 78 ईस्वी। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया है। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 3। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कनिष्क। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति छत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित तथा राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 4। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पान चाओ। चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पान चाओ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ करवाया? भारतीयों के लिए महान शिल्प मार्ग किसने आरंभ करवाया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिष्क। महान शिल्प मार्ग ग्रेट सिल्क रूट को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कुषाण वंश। कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी।
क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गांधार। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गईं। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क की राजधानी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पुरुषपुर, जिसे पेशावर भी कहा जाता था। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर या पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर या पुरुषपुर ले गया। क्वेश्चन नंबर 9, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है, जिसका काल 100 ईसा पूर्व है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद, जिसे मिनांडर प्रथम, एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेनाभिक्षु सूत्र है। नागसेन भिक्षु सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 10, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्ण रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी द्वारा कराया गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील, जो कि गुजरात में है, का जीर्णोद्धार करवाया, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थी। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। क्वेश्चन नंबर 11, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन। जूनागढ़ या गिरनार शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख 150 से 151 ईस्वी उत्कीर्ण करवाया। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश, दक्षिणापथ स्वामी गौतमीपुत्र सातकर्णी, भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासन में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 12, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवाहन वंश। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया, जबकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य भी कहा गया है। प्रतिष्ठान, जिसे पैठान, इस वंश की राजधानी थी। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन वंश ही था।
भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडो ग्रीक। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के, जिन्हें मुद्रा लेख कहते हैं, तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कडफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 14, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलिंग। राजा खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के चेदी वंश के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का यह एकमात्र स्रोत है। तो इस प्रकार दोस्तों मौर्योत्तर काल का जो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो ये समाप्त होते हैं। हम अपने अगले वीडियो में गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। और चूँकि ये श्रृंखला बहुत इम्पोर्टेंट है और विशेषकर जो लोअर का एग्ज़ाम होने वाला है और PCS प्री का, इस हिसाब को देखते हुए हम इस जो श्रृंखला इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले वीडियो में फिर हम एक नया चैप्टर गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल को लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।